आज हम शुरू करते हैं भाषा प्रथम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए हेतु, ऑप्शन बी लक्ष्य, ऑप्शन सी उद्देश्य, ऑप्शन डी नियोजन। आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन डी नियोजन। समानार्थी शब्द होते क्या हैं? अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें हम कहते हैं समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द। प्रश्न संख्या 2, ऋजु शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए त्रिकोण, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी सीधा, ऑप्शन डी वक्र। तो ऋजु होता है सरल। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा ऋजु कोण, यानी कि 180 डिग्री का होता है, बिल्कुल सीधा। और तो इसका विलोम क्या होगा? वक्र होगा। वक्र होता है आपका ऐसे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी वक्र, विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? ऑप्शन ए दूसरा, यानी कि ये क्रमवाचक विशेषण है क्या? ऑप्शन बी ढाई, यानी कि ये अपूर्णांक बोधक है। ऑप्शन सी 26 पूर्णांक बोधक है। ऑप्शन डी वह नौकर, यानी कि इसमें कोई विशेषण नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वह की क्या विशेषता है कि वह कौन है? वह है नौकर। और यहाँ पे वह नौकर कौन सा विशेषण है? यह है आपका सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, विशेषण होते क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। और विशेषण के मूलतः 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा होता है आपका परिमाणवाचक और चौथा होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न संख्या 4, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन बी निजवाचक। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के भी होते हैं आपके 6 भेद, पुरुषवाचक, निजवाचक, फिर होता है आपका निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, फिर आपका संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें आप भला तो जग भला, यानी कि ये अपने आप का बोध हो रहा है जिससे, तो इसलिए इसमें होगा निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए कढ़ी, ऑप्शन बी चील, ऑप्शन सी संतान, ऑप्शन डी सरसों। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी संतान। तो इसमें संतान है आपका पुल्लिंग शब्द। प्रश्न संख्या 6, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुबंध है। पहला ऑप्शन है आपका मधुशाला, मधुबाला, फिर मधुकलश, फिर निशा निमंत्रण। इनके अलग अलग प्रकाशन वर्ष हैं। जैसे कि सबसे पहले है इसमें मधुशाला। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935। इसके बाद में है दूसरे नंबर पे मधुबाला। तो मधुबाला का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936। तीसरा है आपका इसमें मधुकलश, इसका प्रकाशन वर्ष है 1937। और चौथी रचना है इसमें निशा निमंत्रण, इसका प्रकाशन वर्ष है 1938। तो सही क्रम कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7, सुमेल चुनिए। जो इसमें सही मिलाने हैं वो चुनना है। साहित्य सम्मेलन वर्ष 1910। ऑप्शन बी काशी नागरी प्रचारणी सभा 1918। ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1893। तो कौन सा सही होगा इसमें? इसमें सही होगा आपका ऑप्शन ए, साहित्य सम्मेलन जो होता वो होता 1910 में। प्रश्न संख्या 8, तुलसीदास के रचनाकार हैं, बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए केशव दास, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा बेला, आराधना आदि। प्रश्न संख्या 9 है, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन ए प्रभा खेतान, ऑप्शन बी मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी उषा प्रियनवदा, ऑप्शन डी सुषम वेदी। आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन ए प्रभा खेतान। प्रश्न संख्या 10,
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रविदास, ऑप्शन डी नानक। तो ये रविदास रैदास एक ही नाम है, तो आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन सी रविदास। प्रश्न संख्या 11, राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी कृतवाच्य, ऑप्शन डी उभयवाच्य। तो आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन सी कृतवाच्य। देखिए वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य होता है यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, उसे कहते हैं हम वाच्य। और हिंदी में वाच्य के भेद होते हैं 3। पहला होता है आपका कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब कृतवाच्य क्या होता है? कृतवाच्य के वाक्यों में क्रिया का प्रधान एवं सीधा संबंध उसके कर्ता से होता है। तो ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 12, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? भाई इस दोहे में अलंकार है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार कैसे है पहले जानेंगे हम। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहां पर कोई शब्द एक बार आए किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहां होता है आपका श्लेष अलंकार। अब जैसे इसमें दूसरी पंक्ति दी हुई है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब इसमें पानी के 3 अर्थ हैं। पहला है कांति, फिर दूसरा है आपका आत्मसम्मान और तीसरा है जल के संदर्भ में। ठीक है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन ए देखेंगे चांद। भाई चांद ये क्या सही लिखा हुआ है? गलत, क्योंकि चांद का शुद्ध रूप होता है चंद्र बिंदु के साथ। दूसरा दिया हुआ है अंगना, जो कि शुद्ध शब्द है, और अंक यहां पर अशुद्ध लिखा हुआ है। अंक लिखा जाता है ऐसे, और आंख, आंख में भी आती है चंद्रबिंदी। अब है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? चारों ऑप्शन में सन्निधि लिखा हुआ है लेकिन अलग अलग तरीके से। सही शब्द कौन सा होता है? यह है आपका ऑप्शन बी सन्निधि। प्रश्न संख्या 15, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए समय व अवधि पर, ऑप्शन बी भाषिक नियमों के ज्ञान पर, ऑप्शन सी उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, ऑप्शन डी समस्याओं के कर्म की सही पहचान। ये कर्म नहीं है, यहां पर है कारणों। टाइपिंग एरर है। आपका होगा इसमें ऑप्शन डी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। प्रश्न संख्या 16, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो कौन सा कारक होगा? इसमें होगा आपका अधिकरण कारक। अधिकरण में पर, तो इसमें है आपका में, तो इसलिए यहां पर होगा अधिकरण कारक। भाई अधिकरण की कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति। और विभक्ति चिन्ह में कौन कौन से होते हैं? में और पर। नेक्स्ट देखेंगे, भाई गद्यांश दिया हुआ है, इसको देख के आपको 2 प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न संख्या 17 है, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। भाई आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं, यानी कि आपको दूसरी लाइन में दिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे दूसरी लाइन में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हो चुके हैं। तो आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन बी राजनीतिक क्षेत्र तक। प्रश्न संख्या 18, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? गांधीवाद का आधार है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, पहली लाइन में ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19, कनुप्रिया के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए रांगे राघव, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी नागार्जुन और ऑप्शन डी भगवती चरण शर्मा जी। भाई ये कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी। धर्मवीर भारती की और भी बहुत सी रचनाएं हैं,
जैसे ठेले पर हिमालय, अंधा युग। क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न संख्या 20। प्लुत स्वर कौन सा है? अब प्लुत स्वर इसमें ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है ओम, दूसरा आउम, फिर ओम, फिर ओम। तो इसमें प्लुत स्वर किस शब्द में प्रयोग किया गया है? वो किया गया है आपके ऑप्शन सी में। प्लुत स्वर ऐसे या ऐसे लिखा जाता है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक समय लगता है, तो वो होते हैं हमारे प्लुत स्वर। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? खेत, त्रिकुटी, नाथ, प्रभु। तो इसमें तद्भव है खेत। खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन ए लाश, ऑप्शन बी धड़ाम, ऑप्शन सी पतलून, ऑप्शन डी औरत। तो आंसर होगा इसमें देशज शब्द है धड़ाम, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ है? ये एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद। इसमें आधा कै किसमें परिवर्तित हो गया है? आधा गै वर्ण में। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25। आप बीती शब्द में समास है। आंसर होगा इसमें तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 26। दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 26 और 27 के सही विकल्प छांटिए। वरदंत की पंक्ति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमकई घन बीच, जगई झपी मोती माल अमोलन की। घुंघरारी लटें लटकई मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। निछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो इसमें आपका कौन सा रस है? इसमें है भाई आपका वात्सल्य रस, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 27। उपरोक्त पद्य किस कवि का है? किसने लिखा है? किस कवि के द्वारा लिखा गया? यह है तुलसीदास जी के द्वारा। आपने इसमें पढ़ा भी होगा, निछावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। इसमें तुलसी लिखा हुआ है, तो इसी से पता चल रहा है कि यह तुलसीदास जी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 28। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ऑप्शन ए स दंत्य, ऑप्शन बी श मूर्धन्य, ऑप्शन सी श तालव्य, ऑप्शन डी चा कंठ। तो आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन ए स दंत्य। भाई इसमें देखेंगे दूसरा ऑप्शन में श लिखा है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य, और इस वाले श का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। और चा का स्थान तालव्य। ठीक है। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। ऑप्शन बी 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ऑप्शन सी विसर्ग कंठ्य वर्ण है। ऑप्शन डी छ संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन बी 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यानी कि यह है आपका अशुद्ध। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए उनके संयोग से पूर्व अल्प प्राण वर्ण को जोड़ा जाता है। जैसा आपने देखा होगा अच्छा, पत्थर, ये सब। प्रश्न संख्या 30। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी एकवचन, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी बहुवचन। यानी कि कौन सा गलत है इसमें? बहुवचन। तो फ्रेंड्स ये हुए आज के हमारे 30 क्वेश्चन। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके जो भी सुझाव हों
वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।